Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friend and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का टॉपिक स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केस या क्रिमिनल ट्रायल केसेस। क्रिमिनल ट्रायल केसेस की स्टेजेस कौन कौन सी हैं, स्टेप कौन से हैं, कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, इन्हीं को आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। एफआईआर या कंप्लेंट से लेकर जजमेंट तक जितनी भी स्टेजेस हैं और उन स्टेजेस के ऊपर क्या होता है, कौन सी प्रोसीडिंग कैसे करवाई जाती है, इन तमाम चीज़ों को कंप्रीहेंसिवली मैं आज अपने लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे रेड बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। क्योंकि मेरा चैनल एक ऐसा चैनल है कि जैसे आप किसी अंधेरे कमरे के अंदर इंटर होकर किसी बटन को स्विच ऑन करते हो तो लाइट जल जाती है, तो यहाँ पर भी जब भी आप आएंगे तो आपको इसको भी ऑन करने पर जब भी आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे आपको नॉलेज ही मिलेगा, और नॉलेज जो है वो रोशनी होती है। तो लिहाजा बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि तमाम फर्दर अपलोडिंग वीडियोज़ आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं अपने लेक्चर्स की फीस बताता चलूँ। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फीस को ज़रूर पे किया करें, ये मेरी मोटिवेशन भी है, मेरी सपोर्ट भी, मेरी ताकत भी, और मुझे अच्छा भी लगता है। बहुत से ऐसे मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत से ऐसे दोस्त, मेरे कॉलीग्स, जब उनके मुझे मैसेजेस आते हैं, उनके मुझे कॉल्स आते हैं कि सर आज हमने आपके 10 लेक्चर्स की फ़ीस पे की, आज 12 की, आज 5 लेक्चर्स की इकट्ठी फ़ीस पे कर दी, तो यू कांट इमेजिन कि मैं कितना कंफर्टेबल फील करता हूँ, कितना सेटिस्फाइड फील करता हूँ, कितना कि इससे मुझे कितनी मोटिवेशन मिलती है। फिर मेरा सारी बातें, जैसे एक गाड़ी है उसका ईंधन पेट्रोल होता है, तो इंसान का ईंधन मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन डिपेंड करती है कि आपको किस सोर्स से और किस तरह की पसंद है और कौन सी आपको मिल रही है। तो मेरी मोटिवेशन आपकी फ़ीस है। जब आप इस फ़ीस को पे करते हो और मुझे बताते हो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मेरी फ़ीस को ज़रूर पे किया करें। ये ना सिर्फ मेरी फ़ीस है बल्कि आपके लिए और माशरे के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो लिहाजा फ़ीस के पे करना बिल्कुल ना भूला करें, चूँकि ये मेरी मोटिवेशन है, मेरी सपोर्ट है। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केस या स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल केसेस। स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल की स्टेजेस कौन सी हैं, फर्स्ट स्टेप से लेकर एंड तक दर्जा बदर्जा तमाम स्टेजेस को मैं एक्सप्लेन करूंगा और उनके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, तमाम चीज़ों को बयान करूंगा। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले किसी भी क्रिमिनल केस को स्टार्ट करने से पहले, इनिशिएट करने से पहले उसकी एफआईआर का होना ज़रूरी है। कोई भी क्रिमिनल केस, कोई भी जुर्म सरजद होता है तो सबसे पहले उसकी एफआईआर होगी। एफआईआर का तरीकेकार क्या है कि आप एक एप्लीकेशन लिखोगे कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है उसके एसएचओ को, और उस एप्लीकेशन में तमाम हाल अहवाल बताओगे कि हुआ क्या, कैसे हुई वारदात वगैरह वगैरह। तो वो पुलिस वाले उस एप्लीकेशन के मतन को देखते हुए कि ये किस किस सेक्शन से डील कर रहा है, कौन कौन से सेक्शन पीपीसी के इसके ऊपर लग सकते हैं, वो सेक्शन लगाकर एफआईआर लॉन्च करेंगे। एफआईआर लॉन्च होने के बाद वो रिपोर्ट कोर्ट के अंदर सबमिट करवाई जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एफआईआर ना हो, मैं अपने प्रीवियस बहुत से लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं कि अगर एफआईआर नहीं होती, अभी रिसेंटली भी एक लेक्चर अपलोड हुआ था कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के ऊपर, कि ऐसे जुराइम जिनकी एफआईआर नहीं होती या जिनके अंदर एफआईआर नहीं करवाई जा सकती या वो सेक्शन ही मौजूद नहीं होते पीपीसी के अंदर या कोई सेक्शन का जिक्र ही नहीं होता, तो ऐसे तमाम केसेस को कंप्लेंट के थ्रू प्रोसीड किया जाता है सेक्शन 200 सीआरपीसी के। आप मजिस्ट्रेट साहब को कंप्लेंट देते हो और फिर वो इसके ऊपर इंक्वायरी का हुक्म देते हैं, डायरेक्शन देते हैं पुलिस को कि इसके ऊपर फर्दर इंक्वायरी करें। इस कंप्लेंट के थ्रू भी आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं किसी भी क्रिमिनल केस को। तो लिहाजा किसी भी क्रिमिनल केस को स्टार्ट करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट एफआईआर के थ्रू आप उसको स्टार्ट करवा सकते हो। सेकंड, कंप्लेंट डायरेक्ट आप कोर्ट के अंदर देकर भी उस केस को इनिशिएट करवा सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ केस 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज होगी, पुलिस उसकी एफआईआर को दर्ज करेगी और 154 के तहत एफआईआर दर्ज होगी और सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत कंप्लेन दर्ज होगी। जब कंप्लेन होगी या एफआईआर होगी तो पुलिस वाले देखेंगे कि आया ये जुर्म किस नौयत का, सीरियस ऑफेंस है, संगीन जुर्म है या माइनर। पुलिस वाले अगर संगीन जुर्म है, मुजरम के फरार होने के खदशात हैं, खतरा है कि वो निकल जाएगा, मुल्क से बाहर चला जाएगा, भाग जाएगा, तो पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट के भी 2 तरह के तरीके हैं, एक अरेस्ट विद वारंट और अरेस्ट विदाउट वारंट। विदाउट वारंट ऐसे केसेस के अंदर अरेस्ट किया जाता है जो हीनियस ऑफेंस हो, विद वारंट माइनर केसेस के अंदर अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद 24 आवर्स के अंदर पुलिस वाले उस मुजरम को अपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के मैं सीआरपीसी के अंदर लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट मतलब कि वो नहीं जो कंसर्न है, जो उस पुलिस स्टेशन के सबसे करीब तरीन है।
फासले के हिसाब से जो करीब तरीन है उसके सामने उस मुजरम को 24 आवर्स के अंदर अंदर पेश करेंगे, जो कि 61 सीआरपीसी के अंदर, सेक्शन 61 सीआरपीसी के अंदर मेंशन है। और वहां पर दो तरीके होंगे, जब मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाता है मुलजम को, वो बेल के लिए अप्लाई करेगा या पुलिस वाले इस्तदा करेंगे रिमांड की 167 के तहत। अगर ऑफेंस बेलेबल है तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने जैसे उसको पेश किया जाएगा वहीं पर मजिस्ट्रेट साहब जैसा कोर्ट जो है उस मुलजम की बेल ले लेगी। अगर नॉन बेलेबल है तो ऐसी सूरत में पुलिस वाले इस्तदा करेंगे उसकी फिजिकली रिमांड की। अगर कोर्ट को मुनासिब लगे कि फिजिकली रिमांड देना है 164 सेक्शन सीआरपीसी के तहत तो फिजिकली रिमांड देगी, अदरवाइज कोर्ट अगर चाहे तो जुडिशियल रिमांड के थ्रू उसको जुडिशियल जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। उसके बाद मुलजम अप्लाई करता है बेल। प्री अरेस्ट बेल तब अप्लाई की जाती है अगर मुलजम गिरफ्तार ही नहीं हुआ, यानी कि एफआईआर हुई उसके ऊपर गिरफ्तार नहीं हुआ, मुलजम को पता चला मेरे ऊपर एफआईआर हो चुकी है तो वो प्री अरेस्ट बेल के अप्लाई करता है। पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई किया जाता है जब वो गिरफ्तार हो जाता है, उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है, उस वक्त फिर वो पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए यानी कि बाद अज गिरफ्तारी के लिए अप्लाई करता है। एक और बेल है प्रोटेक्टिव बेल। इन तीनों बेल्स के ऊपर मैं डिटेल लेक्चर बना चुका हूँ सीआरपीसी के प्लेलिस्ट के अंदर ही, अब वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। प्रोटेक्टिव बेल जो है वो एफआईआर अभी हुई भी नहीं होती उस वक्त लीक करवाई जाती है हाई कोर्ट से। तो मुलजम बेल के लिए अप्लाई करता है। बेल का ये हरगिज़ मतलब नहीं होता, अक्सर हमारे माशरे सोसाइटी में ये समझा जाता है कि अगर बेल होगी तो बस जुर्म खत्म, मुलजम खत्म, अब मुलजम बाहर। बेल का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जी मुलजम के ऊपर या तो इल्ज़ामात बहुत ही वीक है या मुलजम इतने पैसों की एवज, इतनी सिक्योरिटी प्रॉपर्टी की एवज अपनी ये श्योरिटी सबमिट करवाएगा, श्योरिटी बॉन्ड देगा कि मुलजम को जब भी कोर्ट बुलवाएगा वो कोर्ट में आएगा, चूंकि वो अकेला है, घर का वाहिद फर्द है, या उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, या उसका काम कुछ ऐसा है जो उसके बगैर काम रुक जाएगा, तो वो कोर्ट में पेश होता रहेगा तब वक्त के जजमेंट अनाउंस ना कर दी जाए। और इन केस ऑफ इक्वटल वो बरी होगा, इन केस ऑफ कन्विक्शन उसको पकड़ के बंद कर दी जाएगा सजा, जब अगर उसको सजा होती है तो कन्विक्शन की सूरत में। तो ये एक सिक्योरिटी बाउंड होता है कि मुझे तब तक जेल से बाहर रहने की परमिशन दी जाए, मुझे जब भी पुलिस या कोर्ट बुलवाएगी तो मैं इनके पास पेश होकर इंक्वायरी का हिस्सा बनता रहूंगा। अच्छा जी, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है बेल के बाद, अगर बेल मिलती है नहीं मिलती, कोर्ट जुडिशियल कर देती है उसको रिमांड के लिए, फिजिकल रिमांड देती है, उसके बाद ट्रायल स्टार्ट होता है। जब ट्रायल स्टार्ट होता है कोर्ट इशू समन ऑफ प्रोसिक्यूशन, कोर्ट प्रोसिक्यूशन को समन जारी करती है कि अब आप अदालत में आए जिन्होंने केस कंप्लेंट के थ्रू फाइल किया या एफआईआर के थ्रू फाइल किया, और अपने विटनेस और एविडेंस लेकर आए। एविडेंस आप डॉक्यूमेंट्री ला सकते हैं, और जितनी भी काइंड्स हैं ये भी लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूं कितनी एग्जाम एविडेंस की। तो एविडेंस अपनी लेकर आए, कोर्ट के सामने अपनी एविडेंस को पेश करें। जो प्रोसिक्यूशन है, जो कंप्लेनेंट है, जो इल्ज़ाम लगाने वाला है, जो मदई है, वो अदालत में आकर अपने एविडेंस लेकर आता है, अपने विटनेस लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल एक मदई के पास 2 विटनेस हैं, 3 एविडेंस है, वो दोनों विटनेस और 3 एविडेंस कोर्ट के सामने बिफोर द कोर्ट प्रोड्यूस कर देते हैं, पेश कर देते हैं। अब उनके विटनेस से गवाही देते हैं कि जी फलां मुजरम ने, ये जो मुजरम है इसने हमारे मदई के साथ, हमारे इस शख्स के साथ या इस शख्स के साथ ये जुर्म सरजद किया है, ये काम कमिट किया है, ये क्राइम किया है। जब प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस को अदालत में पेश करेगी और वो प्रोसिक्यूशन की फेवर में गवाही देंगे तो ये कहलाता है चीफ एग्जामिनेशन। इसके लेक्चर में लॉ ऑफ एविडेंस के प्लेलिस्ट, लॉ ऑफ एविडेंस के लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ, आप लॉ ऑफ एविडेंस की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। तो जब वो इसकी फेवर में गवाही दे रहे तो डेट इज कॉल्ड चीफ एग्जामिनेशन। अब उन्हीं जो गवाह हैं, अब वही गवाह के ऊपर जब जिरा होगी और जिरा डिफेंस की तरफ से की जाएगी, डिफेंस काउंसिल की तरफ से, या डिफेंस काउंसिल का जो वकील है वो जब जिरा करेगा तो डेट इज कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन। प्रोसिक्यूशन अपने गवाहान लेकर आए अदालत में अपनी फेवर में, जो कंप्लेनेंट है उन्होंने गवाही दी कंप्लेनेंट की फेवर में। अब दोबारा से फिर डिफेंस काउंसिल उन्हीं गवाहों को, जो प्रोसिक्यूशन के गवाह उनको अदालत में बुलवाएगी कि अब आप अदालत में जो आपने गवाही दी इसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत ही टेक्निकल मैटर है। जितने भी कामयाब तरीन वकील हैं, जितने भी क्रिमिनल के कामयाब तरीन वकील हैं, उन सभी की जो क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर ग्रिप बहुत मजबूत होती है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन एक ऐसा वे है, एक ऐसा जिसके अंदर आप सच और झूठ को अलग करते हो। वहां पर जो वकील की कंपिटेंसी है वो उसके क्वेश्चन से जाहिर होती है कि वो कितने टिपिकल, कितने ऐसे कॉरपोरेटिव क्वेश्चन कर सकता है जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि जो गवाह हैं ये झूठे हैं। तो वहां पर डिपेंड करती है कि वकील की कंपिटेंसी वहां पर सामने आती है कि वो कितना कंपिटेंट है। तो लिहाजा इसके ऊपर मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह लेक्चर कि किस तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए, कैसा क्वेश्चन हो, किस तरह से आप गवाह को दबका सकते हो, आप उसको कंफ्यूज कर सकते हो, आप उसको जो है वो डिट्रैक्ट कर सकते हो, कौन कौन से वो क्वेश्चन होते हैं, कब पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाने चाहिए। तो इन तमाम के ऊपर भी मैं कंप्रीहेंसिव लेक्चर बनाऊंगा। एनीवे, तो वहां पर प्रोसिक्यूशन अपने गवाह पेश करती है अपनी फेवर में, फिर डिफेंस काउंसिल उन गवाहों के ऊपर जिरा करते हैं जिसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। उसके बाद फिर अदालत डिफेंस को कहती है कि अगर आप चाहें तो अपनी फेवर में गवाहान को ला सकते हैं। अगर डिफेंस अपनी फेवर में गवाहान को लाती है, वो उसकी फेवर में आते हैं, जब पुलिस वाले उसको कोर्ट में पेश करेंगे, उसके ऊपर चार्जशीट तैयार करेंगे, तो कोर्ट जो
कोर्ट जो है वो मुलज़म को तमाम चार्जशीट पढ़कर सुनाएगी, उसको हैंड ओवर भी करेगी तमाम डॉक्यूमेंट्स के आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है, आपने ये क्राइम किया है, इस चीज़ का आपके ऊपर इल्ज़ाम है, तो आप अपनी फेवर में अगर कबूल करना चाहें, अगर आप वहीं कन्फेशन कर दें तो केस को वहीं पर ही ख़त्म कर दिया जाएगा, जजमेंट अनाउंस कर दी जाएगी इन केस ऑफ कन्विक्शन। अगर मुलज़म कबूल ना करे, डिनाई कर दे और कहे कि मैं अपनी सफाई देना चाहता हूँ, सफाई में गवाहान को पेश करना चाहता हूँ, एविडेंस विटनेस कराना चाहता हूँ, तो इस केस को फिर आगे फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। तो फिर कोर्ट डिफेंस से पूछेगी, डिफेंस के लॉयर से, वकील से, कि जी आप अपनी फेवर में गवाही लाना चाहते हैं। डिफेंस काउंसिल जो है अपनी फेवर में, अपने डिफेंस की फेवर में एविडेंस लेकर आएगी। फिर डिफेंस काउंसिल अपनी फेवर के अंदर गवाही लेकर आएगी, उसकी फेवर में गवाही आएगी। फिर वो जो गवाहान है या जो एविडेंस है वो डिफेंस को फेवर करेंगी। फिर उन्हीं गवाहान के ऊपर जो प्रोसिक्यूशन है वो भी सेम वैसे ही क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी, उनसे पूछगछ करेगी कि आया ये गवाह सच्चे हैं या झूठे हैं। दोनों के गवाहान को सुनने के बाद जो कोर्ट है, दोनों के गवाहान को सुनने के बाद कोर्ट दोनों साइड के वकीलों को ये कहेगी कि आप अपने आर्गुमेंट को कंक्लूड करें। तो दोनों वकील तमाम केस को एफआईआर से लेकर, इसका तरीकेकार ये है, जो प्रोसिक्यूशन का वकील है उसको चाहिए ये कि एफआईआर या कंप्लेंट से लेकर उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रखे जब वो अपने आर्गुमेंट को कंक्लूड कर रहा है गवाहान की एग्जामिनेशन के बाद, जो ज़्यादा उसकी, क्योंकि उस वक्त वो आखिरी स्टेज होती है जजमेंट अनाउंस करने से पहले की जो स्टेज है, वहाँ पर जज साहब ने जजमेंट अनाउंस करना होती है। तो ये एक बहुत टेक्निकल वे है जजेस के माइंड को बाइस करने का भी, जजेस के माइंड को ये एक तरफ पलटने का। तो बहुत सी जो टेक्निकल लॉयर्स हैं, जो टेक्निकल वकील हैं, वो इस टेक्निक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि उन बातों को ज़्यादा रिदम के साथ दोहराते हैं जहाँ पर जो बातें या जो फैक्ट उनकी फेवर के अंदर जा रहे होते हैं। तो दोनों साइड्स के जो वकील हैं वो अपने आर्गूमेंट को कंक्लूड करेंगे, एक कंप्रीहेंसिव आर्गुमेंटेशन करेंगे जो 30, 40, 50 मिनट की, और सम टाइम कुछ वकील 2-2 घंटे तक भी आर्गुमेंटेशन करते रहते हैं, जो कंक्लूसिव आर्गुमेंटेशन है, जो आखिरी स्टेज होता है या सेकंड लास्ट स्टेज कह लें आप जजमेंट से पहले का। तो वहाँ पर दोनों के वकील जो हैं, दोनों साइड्स के वकील अपनी आर्गुमेंटेशन को कंक्लूड करेंगे, डिटेल आर्गुमेंट करेंगे फर्स्ट स्टेज से लेकर अब तक की स्टेज तक। देन कोर्ट दोनों के आर्गुमेंट सुनने के बाद, उनके विटनेस, उनके एविडेंस को देखने के बाद जजमेंट को अनाउंस करेंगी। जजमेंट को जब अनाउंस करेगी तो जजमेंट 2 तरह की होगी। इन केस ऑफ इक्विटल उसको बरी कर दिया जाएगा, इन केस ऑफ कन्विक्शन उसको सजा सुना दी जाएगी। इन केस ऑफ इक्विटल या इन केस ऑफ बेसलेस चार्ज, जहां पर चार्ज बुनियाद लेस है, उसकी बुनियाद ही कोई नहीं, वैल्यू ही कोई नहीं उसकी, जो चार्ज इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाया गया, या प्रोसिक्यूशन इतने ऑथेंटिक विटनेस या एविडेंस नहीं लेकर आई, तो ऐसी सूरत में कोर्ट उसको इक्विटल कर देगी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, चार्ज लगा है मुलज़म को। या अगर प्रोसिक्यूशन के गवाहान, उसके जो एविडेंस है, जो उसके विटनेस है, वो मजबूत थे, स्ट्रॉन्ग थे, तो कोर्ट उनको देखते हुए मुलज़म को सजा सुनाएगी, कन्विक्ट कर देगी। इक्विटल होने की सूरत में जो प्रोसिक्यूशन है, मुलज़म के इक्विटल बरी होने की सूरत में जो प्रोसिक्यूशन है फिर वो अपील में जाएगी। अगर मुलज़म को सजा सुनाई जाती है तो फिर मुलज़म जो है वो अपील में जाएगा सुपीरियर कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर, या जो भी सुपीरियर कोर्ट होगी। अगर मुलज़म को सजा सुनाई गई तो इस सूरत में भी प्रोसिक्यूशन अपर कोर्ट में जा सकती है कि अगर सजा कम सुनाई गई है, मुलज़म को सजा 14 साल या 20 साल सुनाना थी और अदालत ने सजा 7-8 साल दी है, तो इस सूरत में भी सज़ा की कमी की सूरत में भी अगर सज़ा कम सुनाई है मुलज़म को अदालत ने, तो इस सूरत में भी प्रोसिक्यूशन जो मदई कौंसल है या जो कंप्लेनेंट कौंसल है वो सुपीरियर कोर्ट के अंदर अपील की सूरत में या रिवीजन की सूरत में जा सकती है। अपील और रिवीजन के अंदर फ़र्क ये है कि जहाँ पर अपील लाई नहीं करती वहाँ पर रिवीजन लाई करती है। ये था तरीक़ेकार कंप्लेंट या एफआईआर से लेकर अपील, रिवीजन या जजमेंट तक का तमाम सिनेरियो के कौन कौन से स्टेजेस आती हैं, किस स्टेज के ऊपर क्या होता है, क्या नहीं होता। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को शेयर करना ना भूला करें अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर, अपने फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में, नई लेक्चर्स के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। वस्सलाम।